सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की हेडिंग की, दहन और ज्वाला। तो दहन का मतलब होता है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। इसको सामान्य भाषा में जलना भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपने कागज़ है, कागज़ को आपने जलाया, लकड़ी को जलाया, तो ये जो जलने की प्रक्रिया है उसको कहेंगे हम दहन। और ये आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। दूसरा इसके साथ में शब्द है ज्वाला। अब ज्वाला हम कहेंगे जब किसी भी पदार्थ का हम दहन करते हैं। हमने किसी पदार्थ को जला दिया, दहन करेंगे, तो उसका जो गैसीय भाग होता है, ये देखिए, ये मैग्नीशियम जल रहा है, तो ये जो गैसीय भाग होता है उसको हम ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती आपने जलाई, तो मोमबत्ती को जला दिया, तो वो जो जलाने पर उसकी लो बनती है, इस प्रकार से ऐसे जो लो बनेगी उसकी, उसको हम ज्वाला कहेंगे। यानी ज्वाला क्या होती है, किसी पदार्थ को दहन करेंगे तो उसके गैसीय भाग को ज्वाला कहेंगे। तो हम आज का जो हमारा पाठ है वो दहन और ज्वाला, इसके बारे में ही पूरी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, उपयोगी पाठ है। ध्यान से आप इसको पढ़ना और उसको स्मरण करना। हमारे घरों, व्यापार, उद्योगों, मोटर गाड़ियों को चलाने में विभिन्न ईंधनों का उपयोग होता है। अब ईंधन, यहाँ एक शब्द आया है। ईंधन वह पदार्थ होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसको हम जला सकते हैं और जलाने से उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ईंधन के जो विभिन्न उदाहरण हैं उनकी बात करेंगे तो गोबर, विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनके गोबर को हम सुखा लेते हैं, तो जो सूखा हुआ गोबर है वह ईंधन के रूप में काम आता है। फिर है लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और सपिंडित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। अब इसमें गोबर की बात की है, तो गोबर की हम जब गैस बनाने, गैस उसमें उसको परिवर्तित कर लेंगे, गोबर को सड़ाकर उसकी गैस बना लेंगे, वो भी ईंधन के रूप में काम आ सकती है। कोयला इसमें दो प्रकार का लिखा हुआ है। कास्ट कोयला लकड़ी को जलाने से बनता है, और जो वास्तविक कोयला है वह हमें धरती में से खोद के खान के द्वारा जो कार्बन का एक विशेष रूप होता है वह काले रंग का, वो हमें मिलेगा। अब मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में एक मुख्य अंतर है कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। अब बात करेंगे हम दहन की। वह रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसको हम दहन कहेंगे। अब इसका एक उदाहरण है, मैग्नीशियम के दहन में मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के साथ ही ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम के एक फीते को जलाया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी हमें मिल रही है। इसके बाद की बात करें, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब बात करते हैं दाह्य और अदाह्य की। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहते हैं। उसे ईंधन भी कहते हैं, जो ठोस और गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला या लो के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब नीचे कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा तो दाह्य है और कौन सा अदाह्य है। अब देखिए, लकड़ी क्या है, यानी जो जल सकती है और जिसके जलने से, जिसके दहन होने से हमें ऊष्मा प्रकाश मिलेगा, उसको दाह्य कहेंगे। लकड़ी दाह्य है, बिल्कुल ठीक है।
कागज़ भी दाह्य है, लोहे की कील अदाह्य है, लोहे की कील को हम जला नहीं सकते। मिट्टी का तेल दाह्य है, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य है। स्ट्रा दाह्य है, काष्ठ का कोयला भी दाह्य है, माचिस की तिल्ली भी दाह्य है, और अंत में बच गया इसमें कांच, तो कांच अदाह्य है। कांच को हम जला नहीं सकते और उसको प्रकाश और ऊष्मा उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक हम प्रयोग करते हैं, एक क्रियाकलाप है जो आपने पहले भी कभी किया होगा। एक जो उसका छोटा सा प्रयोग होता है वो शायद आपने कभी विज्ञान के मॉडल, कोई विज्ञान का मेला, कोई साइंस फेयर, इसमें आपने कभी किया होगा कि एक मोमबत्ती को हम जला देते हैं और उसके ऊपर उस मोमबत्ती को एक पानी की प्लेट में रख देते हैं। फिर उसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हम गिलास को उल्टा रख देते हैं, तो जो पानी होता है वो उस गिलास में ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा आपने प्रयोग किया होगा। लेकिन यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज़ के ऊपर रखेंगे और कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखते हैं कि वायु चिमनी में प्रवेश होती रहे। अब देखिए, ये हमने यहाँ मोमबत्ती जला रखी है और ये हमने इसके ऊपर कांच रखा है, तो ये जो दो हमने गुटके लगा रखे हैं, ये इसकी नीचे का जो उसका प्लेटफार्म है उससे गिलास थोड़ा ऊंचा रहे, यानी ये जो यहाँ रास्ता है उसमें से हवा या वायु इसमें से आ जा सकती है, इसके लिए इसको थोड़ा गिलास को ऊंचा किया गया है। तो ये हमने गुटके लगा दिए ताकि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहे, जबकि वायु चिमनी से नीचे से प्रवेश करती है। अब दूसरे में क्या करेंगे, लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज़ पर टिका देते हैं। गुटके हटा देंगे और चिमनी को मेज़ पर टिका देंगे। चिमनी में वायु नीचे से प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला में कंपन उत्पन्न होता है और धुआं उत्पन्न होता है। दूसरा काम करेंगे तो इसमें ज्वाला में कंपन होने लग जाएगा और धुआं उत्पन्न हो जाएगा, और अंत में जब कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख देते हैं तो ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु नहीं मिल पाती है। तो इसमें एक जो हमने इसके ऊपर जो ऊपर रखा है, यह है ऊपर से बंद नहीं है, ये खुला है। इसको जब हमने बंद कर दिया तो फिर ये इसकी स्थिति इस प्रकार की बन जाएगी कि यह बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जलने के लिए या दहन होने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इस मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिली तो यह जलना इसका बंद हो गया। अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरा प्रयोग करते हैं। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट पर रखते हैं। इसे कांच के जार से ढक देते हैं। कुछ समय के बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे वायु नहीं मिल पाती। किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेने पर आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जिससे वायु उपलब्ध न होने के कारण आग बुझ जाती है। इन सारे प्रयोगों का सारांश यह है कि जलने के लिए वायु की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ को, हम किसी वस्तु को जला नहीं सकते। अब आपने कई बार सुना होगा कि जंगलों में आग लग गई। अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका के जंगलों में बहुत भारी आग लग गई थी। ऐसे विश्व में कहीं न कहीं समाचार आते रहते हैं। अब ये होता कैसे है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, जो पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। और इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में आग लग जाती है, उसको बुझाना मुश्किल होता है। अब ये देखिए, जंगल में ये आग जलती हुई दिखाई दे रही है और ये पूरा धुआं उसमें दिखाई दे रहा है। अब एक बात करते हैं ज्वलन ताप की। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। फिर से सुनिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहेंगे। अब उदाहरण, कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली को माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर वह आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है। फिर कागज़ के टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली के पास ले जाने पर वह जल उठता है, क्योंकि उसका भी ज्वलन ताप कम है। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि लकड़ी या कोयले का ज्वलन ताप अधिक होता है। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता
या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जब हम तलने वाले बर्तन में भोजन पकाने वाले तेल को स्टोव पर लंबे समय तक रखते हैं तो वह आग पकड़ लेता है, क्योंकि जब तेल को लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो अपने ज्वलन ताप तक वह गर्म हो जाता है। और इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपकी माता जी या आपकी बड़ी बहन या आपने कोई विवाह या अन्य अवसर पर देखा होगा कि जब हलवाई कुछ तैयार करता है या उसमें कोई कढ़ाई में तेल को गर्म किया हुआ है तो वो तेल इतना गर्म हो जाता है कि उसमें ऊपर आग लग जाती है। तो वह तभी होता है जब तेल लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है और अपने ज्वलन ताप तक गर्म हो जाता है, तब उसमें ऊपर आग दिखाई देती है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, लेकिन यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म करें तो वह आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। इसलिए हमें मिट्टी के तेल को सावधानी से रखना चाहिए। अतः किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी होता है, तभी वह जलेगा। अब आप माचिस आपने देखी है, घर में माचिस का प्रयोग होता ही रहता है, बहुत ही एक आवश्यक सामग्री है। तो माचिस का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से माचिस बनी थी। 5000 से अधिक वर्ष पहले प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में किए जाते थे। 5000 वर्ष पहले। जो वर्तमान में हम माचिस का उपयोग करते हैं उस आधुनिक माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। अब उसमें होता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस के मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलकर लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाते थे और इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ने पर घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस जलने लग जाता था, जिससे माचिस की तिल्ली का दहन होने लगता था। लेकिन श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों के लिए खतरनाक होता है। इसके लिए आजकल जो माचिस का उपयोग करते हैं उसके सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच यानी कांच का चूर्ण और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है और माचिस की तिल्ली जल जाती है। अब एक छोटा सा प्रयोग है, कागज़ के 2 कप तैयार करके इनमें से एक कप में 50 ml जल डालते हैं। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करते हैं। कागज़ का वह कप जिसमें पानी था वह नहीं जलेगा और जिस कागज़ के कप में पानी नहीं था वह तेज़ी से जल जाता है। पेपर कप जिसमें पानी होता है वह तब तक नहीं जलता जब तक पानी वाष्पीकृत न हो जाए, क्योंकि जल युक्त पेपर कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। इसलिए जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और वह जलता नहीं है। और दूसरे पेपर कप में पानी न होने के कारण जल्दी से जलने के लिए आवश्यक ज्वलन ताप पहुंच जाता है और वह जलने लग जाता है। अब आप देखिए, ये कागज़ का एक कप बना रखा है हमने जिसमें ये पानी डाल रखा है और ये दूसरा कप है जिसमें कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों को मोमबत्ती के ऊपर हमने रखा हुआ है। अब ये मोमबत्ती की ज्वाला है। अब यहाँ तो ये कागज़ सीधा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसको ऊपर लो के ऊपर करेंगे थोड़ी देर में जो कागज़ का ज्वलन ताप है वहाँ तक इसका ताप पहुँच जाएगा और यह जलने लग जाएगा। लेकिन इस मोमबत्ती के ऊपर उसकी लो के ऊपर हमने कागज़ का कप ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी डाल रखा है। अब ये लो से जो भी ऊष्मा प्राप्त होगी वो ऊष्मा पानी ग्रहण करता रहता है और पानी ग्रहण करता रहता है, तो ये जो कागज़ है उसको दहन की जो आवश्यक ऊष्मा है उसका दहन का जो ताप है वहाँ तक इसका ताप पहुँच नहीं पाता, क्योंकि जो माचिस की बात हमने पहले कर ली थी, जो मोमबत्ती की लो है उससे जो भी ऊष्मा मिल रही है वह ऊष्मा पानी ग्रहण कर लेता है और इसलिए यह कागज़ का कप
जलता नहीं है। ये तब जलेगा जब इसका पानी सारा अंदर से समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ की। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप दोगे, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। अब आग पर नियंत्रण। कई बार ऐसा होता है कि घरों और दुकानों, कारखानों में आग लग जाती है। तो घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए हम जल का, पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जो उनके ताप को ज्वलन ताप से कम कर देता है और आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर कर वायु की आपूर्ति बंद कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। पहली होती है ईंधन, और दूसरी वायु, और तीसरी ऊष्मा। इनमें से किसी एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आग बुझाने वाले वायु का प्रवाह काट देते हैं, या ईंधन का ताप कम कर देते हैं, या दोनों करते हैं। अब आपके सामने एक ये फायरमैन का चित्र है जो दबाव के साथ में जल फेंक कर आग बुझाने के में लगा हुआ है। अग्निशामक। लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगने पर जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, यानी अग्नि को बुझाने वाला अग्निशामक। विद्युत उपकरणों में आग लगने पर जल विद्युत का चालन कर आग बुझाने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। अब यदि कहीं बिजली के यंत्रों में आग लगी, वहाँ यदि पानी डालेंगे तो जो विद्युत है वो उस पानी की धार के साथ में जो पानी फेंक रहा है उसको वो करंट पहुंचा सकती है, इसलिए वहाँ पानी काम में नहीं आएगा। ऐसे ही पेट्रोल और तेल में लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जल तेल से भारी होने के कारण यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। फिर विद्युत और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेट लेता है और यह ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क तोड़कर आग को नियंत्रित कर देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरा जाता है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलकर ठंडी हो जाती है, इसलिए आग के चारों ओर से घेरने के साथ साथ ईंधन के ताप को भी कम कर देती है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और आग बुझ जाती है। अब दहन के प्रकार। दहन के 3 प्रकार हैं। पहला है तीव्र दहन, फिर स्वतः दहन और विस्फोटक। तीव्र दहन, जिसमें पदार्थ तेजी से जलता है तथा तीव्र से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसको तीव्र दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस का वायु में जलना। ये एक प्रश्न भी आ सकता है, दहन कितने प्रकार का होता है? तो आप ये पूरा इसका उत्तर दोगे कि दहन 3 प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक। फिर उसका वर्णन कर देंगे। और दूसरे प्रकार का है स्वतः दहन। दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसको स्वतः दहन कहते हैं, या उसको कहते हैं अपने आप उसमें आग लग गई। विस्फोटक, दहन की प्रक्रिया जिसमें गैसें बड़ी मात्रा में निकलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा तथा ध्वनि पैदा होती है, इसको विस्फोटक कहलाता है। उदाहरण पटाखे का जलना। अब देखिए, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार बड़े खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। और गर्मी के कारण और आकाश से बिजली गिरने से जंगलों में स्वतः अग्निकांड होते हैं। जंगल में मनुष्य पिकनिक अथवा शिविर में जाने पर कैंप फायर का आयोजन करते हैं और स्थान छोड़ने से पहले आग को पूरी तरह न बुझाने के कारण जंगल में आग लग जाती है। ज्वाला, हमने पहले बात की थी, अब ज्वाला का थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। दहनशील पदार्थ से निकलने वाली आग के दृश्य की गैसीय भाग को ज्वाला कहते हैं। एलपीजी की ज्वाला का रंग नीला होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर इसकी ज्वाला का रंग चमकदार सफ़ेद होता है, जो हमने सबसे पहले चित्र में देखी थी। एलपीजी गैस वही होती है जो आप
घरों में जो गैस में प्रयोग करते हैं जिस पे खाना बनाया जाता है, उसको आपने देखा है, उसकी ज्वाला नीले रंग की होती है। अब कुछ पदार्थ हैं और ये ज्वाला देते हैं या नहीं ज्वाला देते हैं, इसकी बात करेंगे। जब मोमबत्ती ज्वाला देता है, मैग्नीशियम ज्वाला देता है, कपूर ये भी ज्वाला देता है, बड़ी तेज़ी के साथ जलता है। कपूर भी एक ज्वलनशील पदार्थ है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव ये भी ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयला यह ज्वाला नहीं देता है। फिर ज्वाला की संरचना, ये भी एक प्रश्न आ सकता है, ज्वाला की संरचना का चित्र बनाइए, तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से ध्यान कीजिए। अब मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र है। ये तो मोमबत्ती हो ही गई नीचे। फिर इसका जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र वो कहलाता है काला, यहाँ ये। और सबसे कम गर्म भाग ये होता है। फिर उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा ये होता है और आंशिक दहन यहाँ होता है। और जो सबसे गर्म भाग होता है वो ऊपर की तरफ होता है। यानी जो ज्वाला होती है उसका ऊपर वाला भाग होता है वह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ज्वाला की संरचना का चित्र इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब फिर एक प्रयोग करते हैं। एक मोमबत्ती को जलाते हैं। मोमबत्ती को जलाने के बाद में एक कांच की नली को संडासी द्वारा पकड़ते हैं। जो पकड़ने का एक यंत्र होता है जिसमें हम चिमटे के रूप का ही होता है, उसको संडासी कहते हैं, पकड़ते हैं और ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं। अब कांच की नली के दूसरे सिरे के पास एक जलती हुई माचिस की तीली को ले जाते हैं। तो कांच की नली के दूसरे सिरे पर एक लो दिखाई देती है, ये लो जलती रहती है। मोम की वाष्प कांच की नली के माध्यम से बाहर निकलने लगती है और कांच की नली के दूसरे सिरे के पास एक जलती माचिस की तीली ले जाएं तो मोम का वाष्प जलने लगता है। और गर्म बत्ती के पास मोम जल्दी पिघल जाता है क्योंकि ऊष्मा कांच की नली से मोमबत्ती की ओर स्थानांतरित हो जाती है और दहन के समय वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और मोमबत्ती दहन के समय वाष्पित होकर ऊपर उठते हैं और ज्वाला का निर्माण करते हैं। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए वह कोई ज्वाला नहीं देता है। फिर एक प्रयोग करते हैं। मोमबत्ती की स्थिर ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में, दीप्त यानी जो जल रहा क्षेत्र है वो, उसमें एक स्वच्छ कांच की स्लाइड को 10 सेकंड तक संडासी से पकड़ के रखते हैं। कांच की स्लाइड पर एक गोल काला वलय, एक धब्बा बन जाता है, घेरा बन जाता है, जो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव होता है। कई बार आपने देखा है ना कि आपके घरों में माताएं बहनें होती हैं, वो दीपक को जलाकर, सरसों के तेल के दीपक को जलाकर उसका कुछ उसके ऊपर चम्मच या कुछ रख देते हैं और वो जो काला काला उसके ऊपर जम जाता है, उसको काजल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये कांच की स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन जाता है, वो वास्तव में क्या होता है, बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है। जो काजल होता है इस प्रकार से जो बनाया जाता है वो बिना जले कार्बन के कणों का जमाव होता है। एक और प्रयोग करते हैं। एक पतले तांबे के तार को 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़ कर रखते हैं और ज्वाला के कुछ बाहर वाला भाग रक्त तप्त हो जाता है। एक पतले लंबे तार को 30 सेकंड तक ज्वाला में रखेंगे तो क्या होगा, तार का जो ज्वाला के अंदर जो ज्वाला के कुछ बाहर वाला भाग है वो रक्त तप्त हो जाता है, यानी लाल रंग का हो जाता है। इसका अर्थ है ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है और ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को सिर्फ फूंकते हैं, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो फूंकनी से क्या है, यहाँ पे फूंक नहीं मारते, कहाँ मारेंगे, यहाँ फूंक मारेंगे, क्योंकि ये भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ईंधन, ईंधन वह पदार्थ होता है जो जलने पर आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। अब अच्छे ईंधन की विशेषताएं, ये भी प्रश्न हो सकता है, ईंधन किसे कहते हैं, अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब अच्छे ईंधन की विशेषता है सहज उपलब्ध, जो आराम से मिल जाए, सस्ता हो, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलना चाहिए, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए, जलने के बाद कोई अवांछनीय पदार्थ न छोड़ना चाहिए। कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होता, हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करे। आदर्श ईंधन वह ईंधन जो एक विशिष्ट उपयोग के सभी आवश्यकता पूरी करता है
उसको हम आदर्श ईंधन कहेंगे। अब ईंधनों के प्रारूप: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। अब ठोस ईंधन में कोयला, लकड़ी और चारकोल आएगा। द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। और गैस ईंधन में प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी आएगा। अब ईंधन की दक्षता। अब ईंधन की दक्षता का अर्थ है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उसका उष्मीय मान कहलाती है। और इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। यानी 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाएंगे तो उससे हमें कितनी ऊष्मा और कितनी ऊर्जा उससे मिलेगी। और उसका जो मापने का मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अब देखिए इससे हमें पता लगेगा किससे। अब ये भी हो सकता है ईंधन दक्षता किसे कहते हैं, और गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, इनकी ईंधन दक्षता बताइए, ऐसा हो सकता है। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ईंधन दक्षता किसे कहते हैं, ये तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अब गोबर के उपले 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये हमें ऊष्मा देंगे। यानी इसका मान होगा 6000 से 8000। लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, पेट्रोल 45000 और मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मेथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस 35000 से 40000 और हाइड्रोजन 1,50,000। इसका मतलब एक जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है इस सूची के अनुसार से। ईंधन के हानिकारक उत्पाद। ईंधन के बढ़ते उपभोग से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक होते हैं। प्रदूषक होने के साथ दमा जैसे श्वास के रोग भी पैदा करते हैं। विशेष: प्राचीन समय से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, लेकिन अब इसकी जगह कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले ली है। लेकिन हमारे देश में अभी भी गाँव में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये सस्ती होने के साथ आसानी से मिल जाती है। लेकिन लकड़ी के जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। वृक्ष हमें बहुत से उपयोगी वस्तुएं देते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होने के कारण हमें नहीं मिल पाती। और वनों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और ईंधन के अपूर्ण दहन से, अगर ईंधन पूरा नहीं जलता है तो उसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली विषैली गैस बनती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है क्योंकि इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। कई बार ऐसा समाचार आता है कि कई सर्दियों के दिनों में कि कुछ व्यक्ति कमरे में सोए हुए थे और उनकी सुबह मृत्यु हो गई। तो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार वो सर्दी में कमरे को गर्म करने के लिए कोयले की अंगीठी जला लेते हैं, और कोयला जलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है, और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो व्यक्ति सो रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो अपूर्ण ईंधन है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलती है तो वह खतरनाक होती है और कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु इससे हो सकती है। इसलिए कमरे को बंद करके इस प्रकार से अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए। ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसकी अधिक मात्रा विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग यानी जो तापक्रम बढ़ रहा है पृथ्वी का, ग्लोबल वार्मिंग, उसका कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व का उष्णन कहलाता है। इस कारण हिमनद पिघलने लगते हैं, समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र जलमग्न भी हो सकते हैं यानी डूब सकते हैं पानी में। कोयला और डीजल के दहन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस अत्यंत दम घोटू और संक्षारक होती है। पेट्रोल इंजन और नाइट्रोजन के गैस या ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं और ऐसी जो वर्षा होती है उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। यह फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी यानी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग हो रहा है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम मात्रा में बनाती है, इसलिए एक अच्छा
स्वच्छ ईंधन है। अब इसमें एक और प्रश्न इसमें आया है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट होता ही है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो ये आप विशेष रूप से ध्यान करना, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। अभी हम जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर है उसकी बात करेंगे। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। इसका उत्तर होगा, 3 आवश्यक परिस्थितियां दहन के लिए निम्न है। पहला, ईंधन की उपस्थिति। दूसरा, जलने में सहायक ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति। और दहन का ताप ज्वलनशील ताप तक पहुंचना। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ। इसका उत्तर होगा, सीएनजी सस्ता, आसानी से उपलब्ध और अति ज्वलनशील पदार्थ है। इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। जब इसे वाहनों में उपयोग किया जाता है तो यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को बहुत कम मात्रा में उत्पन्न करता है। इससे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। प्रश्न नंबर 4, ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी और लकड़ी की तुलना करते हैं। देखिए, नंबर 1, जलने के पश्चात अवशेष नहीं छोड़ती एलपीजी और जलने पर राख छोड़ती है लकड़ी। और एलपीजी इसे पाइपों सिलेंडरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और आसानी से इसका परिवहन नहीं होता। लकड़ी और एलपीजी आसानी से जलती है और लकड़ी जलने में परेशानी होती है। एलपीजी का ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा है। और एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ती, जलने पर लकड़ी बहुत धुआं छोड़ती है। तो ये एलपीजी और लकड़ी की तुलना हमने सारणी के द्वारा की है। 5वां प्रश्न है, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 2, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। और तीसरा, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इन तीनों प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं, यानी कारण बताना है। तो पहले का है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने तो जल का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उत्तर होगा, पानी जल का चालक होता है, इसलिए पानी जल का नहीं, इसमें आएगा विद्युत। तो यहाँ लिखेंगे हम विद्युत। पानी विद्युत का चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आग बुझाएंगे तो उसको करंट लग सकता है। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी जलाने पर न तो धुआं निकलता है और न ही वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए वह लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तीसरा, कागज का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वह सरलता से आग पकड़ लेता है, परंतु एल्यूमिनियम का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण लिपटे हुए कागज का ज्वलन ताप बढ़ जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। प्रश्न नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए या नामांकित चित्र बनाइए, यानी उसमें नाम लिखे हो। तो ये मोमबत्ती दिखाई गई है, ये इसका लिख देंगे नीला भाग, ये अंतः भाग, ये मध्य भाग, ये बाह्य भाग। इस प्रकार से ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आप बना सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर होगा, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होने के कारण ज्वलनशील पदार्थ को चारों ओर से घेर लेती है। इससे उस पदार्थ का वायु से संपर्क टूट जाता है तथा ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग बुझ जाती है।
प्रश्न नंबर 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, इसका क्या कारण है? उत्तर होगा हरी पत्तियों का ज्वलन ताप अधिक होता है जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होने से उसमें आग आसानी से लग जाती है। प्रश्न नंबर 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? स्वर्णकार या सुनार ज्वाला के सबसे बाहर वाले भाग का उपयोग करते हैं क्योंकि इस भाग का पूर्ण दहन होने से ये भाग सबसे गर्म होता है और इसका तापक्रम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिक होता है। प्रश्न नंबर 11, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया और उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। तो ईंधन का ऊष्मीयमान होगा ऊष्मीयमान बराबर किलो जूल किलोग्राम, तो 1,80,000 बटे 4.5, तो ये मान आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर होगा जंग लगने की क्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रक्रिया में न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है न ही प्रकाश, जबकि दहन की प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 13, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो रमेश का जो जल है वो कम समय में गर्म होगा क्योंकि उसने ज्वाला के अधिक ताप वाले हिस्से में बीकर को रखा है। तो इसके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं जो पाठ्य पुस्तक के थे, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं। तो इसमें से आप पाठ को अच्छी प्रकार से इसका और अध्ययन कीजिए, नए नए इसमें से प्रश्न बनाइए, और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखना कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। धन्यवाद।